जी हजरत, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे आइजा 320, टॉपिक का नाम है मटीरियलिटी। पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने आखिरी बात पे क्लास खत्म की थी, दैट वाज उस अमीर आदमी के कॉन्टेक्स्ट में वो कौन सा अमाउंट था, दैट वाज मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट टेकन एज अ होल। वो अमाउंट कितना था? तकरीबन 7 करोड़ रुपए था। ठीक है जी। जहां उसको आगे झटका लगा गया, इतना नुकसान हो गया। अब एक बहुत अमीर आदमी है, तो फिर भी हमें गाइडेंस पर्पस के लिए एक अमाउंट चाहिए कि यार इस अमाउंट से ऊपर अगर नुकसान होगा तो फिर उसको उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरह हम जब ऑडिट पे जाते हैं, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल यूं आपके सामने रखूं, हम एक क्लाइंट पे जाके ऑडिट करें, लेट्स से सिविल्स पाकिस्तान, ये मेरी टीम बैठी हुई है, मैं जॉब इंचार्ज हूं। मैंने अपनी टीम से कहा भाई जाके चेक करो, तो जो है ना मेरे सीनियर ने कहा सर क्या चेक करना है। मैंने कहा काम करो, यूज योर जजमेंट, और जो तुम्हें मटेरियल लग रहा है वो तुम वेरीफाई कर लो। ठीक है जी। ये 1 घंटे बाद अपने बाल नोचते हुए आ गया, सर मुझे तो सब कुछ मटेरियल लग रहा है। ये पीएनएल कर रहे थे, ये बैलेंस शीट कर रहे थे, ये भी बाल नोचता हुआ आ गया कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ ही बड़ा अहम है। हाँ, अगर हम खाली जजमेंट पे चलेंगे तो सब कुछ बड़ा मटेरियल लग रहा है, बट देयर हैज टू बी एन अमाउंट। मुझे एक कट ऑफ चाहिए, मुझे एक थ्रेशोल्ड चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसी अमाउंट चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर गलतियां अगर हो तो वो मटेरियल हो, और जिसके नीचे अगर गलतियां हो तो वो इमटेरियल हो। ये बात हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में कवर की थी कि हम ऑडिट में 100% टेस्टिंग नहीं करते, वी ओनली फोकस ऑन मटेरियल आइटम। हम 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, लिहाजा अगर मैं सारी आइटम चेक करने बैठ गया तो ये रिस्क है कि फिर मैं इमटेरियल चीजों की टेस्टिंग भी कर रहा हूंगा। एक नंबर लाखों में आ रहा है, एक नंबर हजारों में आ रहा है, एक नंबर करोड़ों में आ रहा है, एक नंबर लाखों में आ रहा है। क्या वेरीफाई करें और क्या वेरीफाई ना करें, इसके लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, इसके लिए हमें एक ऐसा अमाउंट चाहिए। पूरी क्लास रिपीट करेगी। वी नीड एन अमाउंट, वी नीड अ वैल्यू दैट इज मटेरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल। ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक नंबर चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर अगर गलतियां होंगी तो वो मटेरियल होंगी, जिसके नीचे अगर गलतियां होंगी तो फिर हम उसको शायद इग्नोर कर सकते होंगे। वी नीड अ कट ऑफ पॉइंट, वी नीड अ थ्रेशोल्ड, एंड दैट थ्रेशोल्ड इज कैलकुलेटेड as follows. Step number 1, we need to calculate, we need an amount that is material in the context of financial statements taken as a whole. इस नंबर को, इस अमाउंट को हम कहते हैं प्लानिंग मटेरियलिटी। क्या बोलते हैं जी? जी, बहुत अहम वर्ड हमारे ऑडिट का। हमने आज एक वर्ड सीख लिया, नाम है उसका, कहो प्लानिंग। ये बार बार मुंह से जुमला निकालना पड़ेगा, कहो प्लानिंग मटेरियलिटी, प्लानिंग मटेरियलिटी, जिसको हम प्यार से कह रहे हैं पीएम। क्या कह रहे हैं इसको प्यार से? अब सवाल करेंगे जी सर निकालता कैसे है ये अमाउंट कैसे निकलता है? तो इसको निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका पहले नोट कर लें, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अभी प्लीज पेन रोक दें अपने, पहले फोकस करें जी। पूरी क्लास रिपीट करें। वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय एनएक्स परसेंटेज। कुछ दुनिया में चीजों के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। ये मार्कर का एक साइज है, एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाओ। इतना बड़ा मार्कर लेके मैं क्लास में आ जाऊं, जो इतना बड़ा माइक क्या निकला, अल्लाह माफ करे, इतनी बड़ी घड़ी अल्लाह माफ करे। खाने की प्लेट देखें, एक स्टैंडर्ड साइज है जी। कराची में लस्सी का गिलास देखें, हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, वो तो इतना बड़ा जग है, शुगर है वो लोटे में नहीं पी रहे, अल्लाह माफ करे। ओ भाई, इंसान के बच्चे बनो यार। एक नॉर्मल साइज होगा ना लस्सी के गिलास का, जो नॉर्मल आप बोले हाँ जी पेट भर गया मेरा, आप गिलास का साइज देखें। अब सोचिए इतने बड़े लोटे में पानी पी रहा हूँ। अब मैंने और आपने कभी इस पर बहस की है कि प्लेट इतनी क्यों है, इतनी बड़ी क्यों नहीं है? ठीक है, कुछ जगहों पर होती होगी, कुछ मुल्कों में होती होगी। भाई अगर पेप्सी की बोतल आप पी रहे हैं और ये अगर आपके अपने पैसों की है तो एक बोतल बहुत काफी है, लेकिन दावत में हर निवाले पे चाहिए क्योंकि तुम्हारे पैसों की नहीं है ना। 8-9 तो बंदा वैसे ही पी लेता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एबनॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपके अपने पैसों की है तो वो एक बोतल का जो स्टैंडर्ड साइज है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट एंड दैट इज क्वाइट इनफ। ऐसा है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये पीएम निकालने का तरीका कहां से आया? ये स्टैंडर्ड तरीका है जो पूरी दुनिया की तमाम ऑडिट फर्म्स में निकाला जाता है। निकालने के तरीके का रिपीट करो। वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय एनएक्स परसेंटेज। दिस वेरिएबल कैन बी sales, can be gross profit, can be total assets, can be profit before tax, can be total expenses, or can be profit after tax.
अगर हम EY है, सुनिएगा, सुनने पर फोकस कीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा बाद में। अगर मैं और आप ऑडिट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे सीमेंस पाकिस्तान का या PSO का या PIA का, तो मुझे बताएं वेरिएबल किसका होगा? EY का होगा, क्लाइंट का होगा? क्लाइंट का होगा ना भाई। बड़ा अफसोस हुआ भाई, ऑडिट किसका कर रहे हो, वेरिएबल किसका लोगे यार? गले के लिए माजरत है, कल 12 घंटे चला तो थोड़ा सा आज ऐसा लगेगा कि मैं बोलूं लेकिन आवाज नहीं आ रही, ठीक है? तस्वीर साफ आएगी, आवाज कहीं ना कहीं अटक जाएगी। भाईजान आप ऑडिट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे PSO का मेरा भाई, तो किसके अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं आप? तो वो वेरिएबल कहां से पिक करेंगे आप? इसका मतलब है PSO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे आप, या तो मैं ले लूंगा उनका सेल्स, या मैं ले लूंगा उनका ग्रॉस प्रॉफिट, या मैं ले लूंगा उनके टोटल एसेट्स, या मैं ले लूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या मैं उनसे ले लूंगा टोटल एक्सपेंसेस, या मैं उनका ले लूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अभी आप इनपुट मोड में काम करेंगे, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा आप सवाल कोई नहीं कर सकते। अभी आप सवाल करने की पोजीशन में नहीं एक्चुअली, ठीक है? इन पाकिस्तान एज वी स्पीक, 4.5 साल हमने भी गुजारे EY के अंदर, एज वी स्पीक इन पाकिस्तान, चाहे वो AFF हो, वो KPMG हो, वो EY हो, वो डिलॉयट हो, जो भी फर्म है, हम लेते हैं, और बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी होता है, हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%। क्या लेते हैं हम? अगर आपका कोई दोस्त किसी ऑडिट फर्म में काम कर रहा है, उसको क्लास के बाद कॉल करें कि यार तुम लोग अपना थ्रेशोल्ड कैसे निकालते हो, उसने ठक करके बोलना है PBT का 5%। क्या बोलना है? PBT का। अच्छा, अब ये PBT क्यों है, मैं इसकी हल्की सी लॉजिक दे दूं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब किसी भी इंस्टीट्यूट का फैसला करते हैं तो कुछ के लिए इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, और कुछ के लिए फैकल्टी मैटर करती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि जी वहां GCR है, और वहां जी कैंटीन है, और नमाज की जगह है, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉरिडोर है, ब्रीदिंग स्पेस है, बंदा बैठ के पढ़ सकता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई कैंपस का हमने अचार डालना है, फैकल्टी अच्छी हो, भले ना वहां लाइटें भी ना हो, माफ करे, पढ़ाने वाला अच्छा हो, ठीक है भाई। अब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द फैकल्टी मेंबर। मैं समझता हूं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इंस्टीट्यूट भी मुनासिब हो, लगे कि इंस्टीट्यूट है भाई, वो कोचिंग सेंटर ना लगे, वो लगे हाँ भाई प्रॉपर इदारा है, और अगर फैकल्टी भी अच्छी है तो चेरी ऑन टॉप है भाई। चूंकि हमारा पाकिस्तान में खास तौर पे और एशिया के अंदर ओवरऑल देखा गया है, जो शेयर होल्डर है, अगर तुम्हारे का इन्वेस्टमेंट है तो तुम्हारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा नंबर है जो तुम्हारी आंखों का तारा है, जिसकी बेस पर आप सारे फैसला कर रहे हैं। हमारा शेयर होल्डर आज भी कह रहा है प्रॉफिट जो करो थियो, वो एसेट भी नहीं देख रहा, उसको पता ही नहीं कि P रेशो क्या है, उसको बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है, वो आज भी क्या देख रहा है? प्रॉफिट जो करो थियो। तो हमारे यहां शेयर होल्डर की जो आंखों का तारा है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देयरफॉर आवर थ्रेशोल्ड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्रेशोल्ड। अब ये 5% क्यों है, ये भी स्टैंडर्ड है, तफसील में बाद में जाऊंगा। जितने बॉयज हैं वो घड़ी पहनते हैं लेफ्ट हैंड के अंदर, और खवातीन पहनती राइट हैंड के अंदर, ठीक है जी। कुछ हमारे ऐसे हजरात हैं जो कह रहे हैं नहीं क्या हुआ, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सीधा हाथ में भी पहन रहे हैं, ठीक है जी। अब ऐसे मर्दों का कोई इलाज तो नहीं ना भाई। कुछ लोग बालियां भी पहन रहे हैं भाई, फिर आप पाँव में पायल भी पहन लो, फिर आप किसी और कैटेगरी में जा रहे हो, ठीक है जी। स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड। स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है? वी शुड नॉट बी वेयरिंग एनी काइंड ऑफ इयररिंग्स और ज्वेलरी। ये खवातीन पर सूट करता है, आप पे सूट नहीं करता है। सर तो हम क्या करें? बेटा आप साबुन से मुंह धो लिया करें बस, एंड यू लुक स्मार्ट। वी डोंट नीड ऑल काइंड ऑफ मेकअप्स। ऐसा ही हजरात है जी, जरा हिम्मत दें, मैं आपकी साइड पर हूं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड नॉर्म है जी, ये 5% भी स्टैंडर्ड नॉर्म है। अब आप सवाल कर सकते हो सर ये 5 क्यों है, 10 क्यों नहीं है, ये 5 क्यों है, 2 क्यों नहीं? इसकी लॉजिक मैं आपको दूंगा बाद में, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अब ये बड़े नहीं हुए, मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। रिपीट करें, प्लानिंग मटेरियलिटी इज इक्वल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय NX परसेंटेज। इस वेरिएबल को बेंचमार्क भी कहा जाता है, इस वेरिएबल को बेंचमार्क भी कहा जाता है। जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप है, दैट वी टेक बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, वी नीड टू कैलकुलेट दिस अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, कहो प्लानिंग मटेरियलिटी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? वेरिएबल
मल्टीप्लाई बाय एन एक्स परसेंटेज। नॉर्मली दिस वेरिएबल और बेंचमार्क इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सपोज कर लें, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि द प्लानिंग मटेरियलिटी इज 10 मिलियन। कितना? अगर आप लिखने पर फोकस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग रह जाएगी। ये मैं समझा रहा हूं, फिर आराम से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नहीं कह रहा आप ना कॉपी करें, अभी फोकस कर लें आप प्लीज, वरना अंडरस्टैंडिंग निकल जाएगी हाथ से। ये समझे एक टॉपिक है जिसके बाद फिर आगे रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगले 3 टॉपिक जो लाइन में आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वहां पर आपकी ड्राफ्टिंग भी होगी, प्रैक्टिस भी करेंगे और मैनुअल खुल जाएगा, तो आप एंजॉय करेंगे। इसको जरा लॉजिकली समझ लें। आज पीएम कितना है? पीएम कितना है? 10 मिनट, ठीक है। चले फोकस करेंगे जी। कैश एंड बैंक कितना है? इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, प्रीपेमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं हर नंबर को 10 से कंपेयर करता हूं, ठीक है। 10 से कंपेयर करें। छोटा है बड़ा है? आवाज खवातीन आपकी आवाज ही नहीं आती। छोटा है बड़ा है? और सबकी आवाज चाहिए मुझे। छोटा बड़ा है? किससे कंपेयर कर रहे हो? देखें, 2 तरीके में पढ़ा के चुपचाप चला जाऊंगा, मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप थोड़ा सा ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला करें। यूं बैठे हुए क्लफ लगा कर हिलेंगे नहीं आप, थोड़ा सा हिला जुला करें, ठीक है जी। 7 मिलियन। छोटा बड़ा है? छोटा बड़ा है? छोटा बड़ा है, जबरदस्त। इसका मतलब है पूरी बैलेंस शीट छोटी हो गई, बाहर हो गई, इमटेरियल हो गई। क्या हो गई? कहो इमटेरियल, कहो इनसिग्निफिकेंट। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई चूंकि तेरा दिमाग बड़ा तेज है, सर मैं हर हफ्ते बादाम का तेल लगाता हूं, क्या बात है तेरी, वो तेरे बाल से दिख रहा है सर। और अगर ये कहे कि सर चूंकि मैं चीता हूं, बगैर दूंगा, लिहाजा अगर मैं बगैर रिवाइज के पेपर में चला जाऊं, तो क्या ये सही है गलत होगा? जब मैं ऐसा सवाल पूछे, लोग कह रहे हैं पता नहीं कहां से इसका जवाब मिलेगा। थोड़ा सुन है आप लोग, माइंड नहीं कीजिएगा अजीब से आप लोग। आप तो चीते हैं। मुझे बताएं कि अगर मैं इसको ये कहूं बगैर रिवाइज की चला जा और पेपर में जाकर बैठ जा, तो ये सही है गलत है? अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर से कहूं भाई चूंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटे हैं, लिहाजा ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, एक काम करो, बल्ले बल्ले अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सही है गलत है? गलत है। कहो ना गलत है। गलत को गलत कहा करो ना। अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? ठीक है जी, मैं काम करता हूं, मैं एक और थ्रेशोल्ड निकालता हूं। मैं निकालता हूं एक और थ्रेशोल्ड और मैं इसका लेता हूं 50%। कितना हो गया? 5 मिलियन। ठीक है जी, कितना आ गया भाई? अब एक काम करो, अब हर नंबर को किससे कंपेयर करोगे? हाँ, अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है। छोटा बड़ा है? छोटा है। छोटा बड़ा है? बड़ा है। छोटा बड़ा है? बड़ा है। छोटा बड़ा है? छोटा है। छोटा बड़ा है? बड़ा है। तो मैं एक काम करता हूं, रेड पेन यूज करता हूं और दोनों के आगे लिखता हूं कि वो मटेरियल है या इमटेरियल है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से कंपेयर करूं, इस वाले नंबर को, प्लानिंग और एक और थ्रेशोल्ड क्या निकाला, उसको हम क्या कह रहे हैं? कहो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी, प्लानिंग मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। आधा पौना घंटा थोड़ा भारी गुजरेगा, फिर सेट हो जाओगे, आदि हो जाओगे ना उसके। अगर मैं इस नंबर को 10 से कंपेयर करूं, ये छोटा है, क्या लिख दूंगा आगे? इमटेरियल। ठीक है जी, इमटेरियल, इमटेरियल, इमटेरियल और इमटेरियल। ठीक है जी, एग्री? अब मैं अगर हर नंबर को किससे कंपेयर करूं? 5 मिलियन से, विच इज कॉल्ड व्हाट? रिपीट करो। प्लानिंग के बाद, प्लानिंग कैलकुलेट करने के बाद हम एक और थ्रेशोल्ड निकालते हैं, एंड दैट थ्रेशोल्ड, दैट कट ऑफ इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये हम क्यों निकालते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूं। पहले मैं मैथमेटिकल तुम्हें कंक्लूजन बता दूं। मैं तुम्हें आसान करके बता रहा हूं, ठीक है? छोटा है बड़ा है? छोटा है जी। छोटा बड़ा है? मटेरियल, मटेरियल कहो या कहो सिग्निफिकेंट। क्या? ठीक है जी। छोटा बड़ा है? छोटा बड़ा है? ठीक है जी। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये फैसला होगा कैसे? बेटा इसको इससे कंपेयर करो ना। हाँ अच्छा, पहले बोलते हैं ना 9.5। छोटा बड़ा है? ठीक है जी, जरा कॉपी कर लेंगे पहले इसको, फिर बात करता हूं जरा। शाबाश। क्योंकि अक्सर बच्चे अपने हाथों को रोके, अल्लाह पाक बस कॉपी करा दे एक बार,
तो कॉपी कर लें। हजरात रिपीट करते हैं, कहो वी नीड टू कैलकुलेट एन अमाउंट दैट इज मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि पूरे अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मटीरियल हो और हम ये कह सके कि यार अगर कोई चीज इस नंबर के बराबर है, ये इससे ज्यादा है, तो यार वो मटीरियल अमाउंट है। That amount, that threshold is called planning materiality. It is normally calculated as follows: profit before tax into 5% or say variable multiply by nx percentage. अगर एक कंपनी मिसाल के तौर पे लॉसेस में है या भी वो बिल्कुल न्यूली स्टेब्लिश्ड है, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वेरिएबल सही नहीं होगा। आगे बात करूंगा। तो इसका मतलब है कि ये लॉक नहीं करना है, नॉर्मली ये वैल्यू है, लेकिन वो वेरिएबल या बेंचमार्क सेल्स भी हो सकता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, वो टोटल एसेट भी हो सकता है, टोटल एक्सपेंस भी हो सकता है, पीबीटी भी हो सकता है और वो पैड भी हो सकता है। हमारे शेयर होल्डर का एक माइंडसेट है, उसको नहीं पता कि कंपनी के कैश फ्लो कैसे हैं। एक कंपनी प्रॉफिट में है, उसका कैश फ्लो नेगेटिव है। ऐसी कराची में बहुत सारी कंपनी, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है, प्रॉफिट दिखा रहे हैं मिलियंस में और बैंक से आपने ओडी लिया हुआ है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस जो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो ऐसा है कि जहां आप पेमेंट पहले कर रहे हैं और रिसीवेबल आपका बाद में आ रहा है। आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएटली और जो आपका डेटर्स है वो आपको पेमेंट दे रहा है 100 दिन बाद। तो आप प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन आपके गले में जेब में पैसे नहीं है भाई। तो फिर उस केस में जहां कंपनी लॉसेज में होगी, हो सकता है कि फिर वहां वेरिएबल पीबीटी ना हो, फिर वहां वेरिएबल कुछ और हो जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आगे कवर करेंगे। हमारे पास कराची में देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कमर्शियल वेंचर्स नहीं है। जितने आपके डिफेंस के क्लब्स हैं, क्रीक क्लब ले लें, गोल्फ क्लब ले लें, डीएचए क्लब ले लें, सनसेट क्लब ले लें, आप ये सारे देयर ऑल रजिस्टर्ड एज एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कराची क्लब ले लें, कराची जिमखाना ले लें, अब्दुल सत्तार ईदीगा फाउंडेशन ले लें, आप ऐसे सिलानी वेलफेयर ले लें, आप ऐसे बहुत सारे हमारे इदारे हैं जिनका ऑडिट होता है। आगे डिस्कस करेंगे। वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑडिट, वन इज स्टैट्यूटरी एंड वन इज नॉन स्टैट्यूटरी। जो ऑडिट बाय लॉ है वो क्या है, जो ऑडिट बाय लॉ नहीं वो क्या कहलाएगा। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में इदारे हैं जिनका ऑडिट इसलिए हो रहा है ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके। केएनएस ना प्राइवेट लिमिटेड है ना केएनएस लिस्टेड कंपनी है, फिर भी अगर मैं चाहूं तो मैं अपने इदारे का ऑडिट करवा सकता हूं ताकि मुझे पता चले कि भाई साल के आखिर में क्या खोया और क्या पाया। तो अगर मैं अपने इदारे का ऑडिट कराऊंगा या अगर कोई मोहल्ले की दुकान है, अगर वो अपना चाहे तो ऑडिट करवा सकता है, फिर वो ऑडिट क्या कहलाएगा, नॉन स्टैट्यूटरी। मेरी बात पिक कर रहे हो। इन दैट केस अगर वो इदारा लॉसेज में है तो फिर हो सकता है कि हम जो वेरिएबल है फिर वो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना लें, फिर हम क्या ले लेंगे, सेल्स। इसकी लॉजिक मैं थोड़े देर से बात दूंगा, जरा पहले थोड़ा सा मिच्योर हो जाए इसके अंदर आप, ठीक है। फिर नंबर सारा स्टेप नंबर 2 अब मैं बताऊंगा कि हमने दोनों स्टेप इकट्ठे क्यों निकाले। वी नीड टू कैलकुलेट अनदर थ्रेशोल्ड दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब मैं आपको उसके लिखवाता हूं कंक्लूजन। अब जरा गौर से देखें, पूरी क्लास इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि सर जब आपने हर बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर को जब आपने इससे कंपेयर किया था तो ऐसा लग रहा था कि पूरी बैलेंस शीट ही बाहर हो गई है, ऐसा था। तो अब मेरी बात का जवाब दे दें, सिंपल, बिल्कुल फोकस करें यार। क्या इससे कंपेयर करना ठीक है या इससे कंपेयर करना ठीक है। अब सवाल ही कि सर आपने फिर ये नंबर निकाला क्यों है। बेटा जब तक ये नंबर नहीं निकालोगे ये नंबर निकल नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर इस नंबर का परसेंटेज है। एज वी स्पीक एट 1041 EY, AFF, KPMG, डिलॉयट, जितनी फर्म्स हमारे पास एंड स्पेशली इन एशिया, हम जो परफॉर्मेंस निकालते हैं, ये स्टैंडर्ड नॉर्म बता रहा हूं वंस अगेन। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ PM। क्या कहा, रिपीट करो। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज इक्वल टू 50% ऑफ PM। अगर आपका कोई दोस्त आर्टिकल्स कर रहा है किसी बिग 4 के अंदर या बिग 3 के अंदर, जस्ट गिव हिम अ कॉल आफ्टर द क्लास। उसको पूछा भाई तुम्हारी फर्म में परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, उसने ठक करके बोला यार PM का 50% है। सर ये 50% क्यों है, ये 60 क्यों नहीं। हाँ एक सवाल है, वैलिड
सर ये 30 क्यों नहीं? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है। अभी मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है। सिंपल एग्जांपल, सुबह ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं, अगर तो आप करते, करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं ब्रेकफास्ट, बड़ी प्लेट नहीं होती ब्रेकफास्ट की, छोटी प्लेट्स होती हैं गरीबों। शाम की चाय की प्लेट्स बड़ी वाले नहीं होती हैं, छोटी होती हैं। लेकिन लंच और डिनर की जो प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं? वो बड़ी होती है। ऐसे कभी गौर किया आपने? हम ऑडिट पढ़ाते हैं, हर चीज पर गौर करते हैं। अब स्टैंडर्ड नॉर्म बना हुआ है, कभी आपने सवाल नहीं किया। घर में आपने कोहराम मचा दी, बड़ी प्लेट चाहिए भाई। सुबह इतनी बड़ी ट्रे में आमलेट आ रहा है, अल्लाह माफ करे, अजीब सा लगेगा। क्योंकि जब से पैदा हुए हैं ब्रेकफास्ट की प्लेट क्या देखी है? छोटी देखी है। चाय की सौसत छोटी है। अब आप इतनी बड़ी प्लेट में चाय ले आए, बंदा बोलेगा भाई आप ठीक है यहाँ से? हाँ नहीं यार ठीक नहीं, बचपन में उल्टा गिर गया था भाई। हाँ असर नजर आ रहा है वो। इसका मतलब है वी हैव फ्यू स्टैंडर्ड नॉर्म्स, सो दीज कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड नॉर्म, जिसकी लॉजिक मैं बाद में दूंगा। अब मैं जो लॉजिक दे रहा हूं वो बात समझे, प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या होता है और आप एग्जाम में क्या कर रहे होंगे। ये जो हमने प्लानिंग निकाला है 10 मिलियन, इसका मकसद ही कुछ और है। और ये जो हमने निकाला है परफॉर्मेंस, इसको प्यार से हम ईवाई में कहते हैं टीई। कहो टीई, टॉलरेबल एरर, टॉलरेबल एरर। कहो टीई, टॉलरेबल एरर, बर्दाश्त का मादा टॉलरेबल। कहां तक गलती बर्दाश्त कर सकते हो? कहां तक गलती? मैंने इसको एक चमाट मार दी, अगर सर आप बड़े उस्ताद हैं आप चमाट मार सकते हैं। मैंने दूसरा मार दिया, मुझे मजे लग गए। करे सर आपने दूसरा मारा, सर ये गाल भी आपको सर जान भी याद है सर, मैंने तीसरा पटक दिया। क्या सर आप जो ना वो सर एक और मार ले, कोई आप बड़े उस्ताद है। मैंने चौथा चमाट मार दिया, 5वें में कह रहा बस सर बहुत हो गया। इसका मतलब है आप इसको कितने चमाट मार सकते हैं? 4। तू तो गया, तू तो गया। इसका मतलब है 4 चमाट इज व्हाट इज हिज टॉलरेबल लेवल। इसका मतलब है गलतियां कहां तक बर्दाश्त होंगी? इस लेवल तक। कहां तक? व्हाट इज टॉलरेबल एरर? अमाउंट कितना है? अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, वो सुने आप फर्म में नहीं गए, आपने आर्टिकलशिप नहीं की, आप वेले घर से सीधा उठ के आ गए बगैर मुंह धोए, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नंबर्स के पीछे साइंस क्या है। हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर और एग्जाम में जब हम ये फैसला करने जा रहे होंगे कि मैं बैलेंस शीट में और पीएनएल में किसको वेरीफाई करूं और किसको वेरीफाई ना करूं, रिपीट करो, हम किसको वेरीफाई करें और किसको वेरीफाई, अल्लाह हमको थोड़ा सा बोल लें, हम किसको वेरीफाई करें और हम किसको वेरीफाई ना करें, उसके लिए हमेशा हम इस क्लोजिंग नंबर को हमेशा बैलेंस शीट पीएनएल के क्लोजिंग नंबर्स को हमेशा हम कंपेयर करेंगे विद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सर सवाल है क्या? सर फिर हमने ये क्यों निकाला? बताता हूं। अगर तू ये नहीं निकालता तो फिर तू ये कैसे निकालता? चल तो फिर इसको निकाल के क्या करेंगे? इसको निकाल के तू लोटे में रख, बताता हूं मैं क्या करना है। ये कॉपी हो गया, लिखे कंक्लूजन। अब जहां आपने ये ड्रॉ किया है उसके नीचे लिखे कंक्लूजन और लिखें जी इन द अबव केस लिखें जी इन द अबव केस वी हैव कैलकुलेटेड both planning and performance materiality. In the above case we have calculated both planning and performance materiality. In the above case we have calculated both planning and performance materiality. However, please note that for deciding what items to test, what items to test in balance sheet and P&L, we will always compare
the closing balances, we will always compare the closing balances, we will always compare the closing balances, we will always compare the closing balances with performance materiality. We will always compare the closing balances with performance materiality. We will always compare the closing balances with performance materiality. बात समझ आई है? Next, if a closing balance, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको घर में पढ़ के समरी भी ना बनानी पड़े, बस इसको पढ़ा तैयारी हो गई। क्या लिखा? जुमला बताएं आखिरी। If a closing balance is less than performance materiality, if a closing balance is less than performance materiality, if a closing balance is less than performance materiality, if a closing balance is less than, क्या लिखा? If a closing balance is less than performance materiality, then that item से मतलब ये भाई, ठीक है जी, कुछ और ना समझे आप। If a closing balance is less than, क्या लिखा? If an item is less than performance materiality, then that item will be treated as immaterial. Then that item will be treated as immaterial. Then that item will be treated as immaterial, and no audit procedures will be performed on them. And no audit procedures will be performed on them. And no audit procedures will be performed on them. And no audit procedures will be performed on them, comma. And no audit procedures will be performed on them, comma. However, comma. जब ऑडिट में आ जाए ना कॉमा, however, कॉमा, इसका मतलब है कहानी घूम रही है, चाइल्ड में कुछ काला है। क्या लिखा हमने? कॉमा, however, कॉमा, there are exceptions to this. However, there are exceptions to this. साकिब भाई, in life there are exceptions. क्या बोलते हो? है ना? ठीक है जी, लड़का पिक कर रहा है, एडवांस बातें हो रही हैं इसके साथ जी। However, there are exceptions. हर गाड़ी ने लाल बत्ती भी रुकना है सिवाय एम्बुलेंस के, फायर ब्रिगेड के, या जो वो कह रहा है बत्ती दिख रही है, वो जा रहा है वो, क्योंकि वो टर्न है। आप पिक कर रहे हैं चीजों को, ठीक है जी। एक्सेप्शन, लाइफ में देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। मैं सबको मना कर सकता हूं, साकिब को मना नहीं कर सकता। साकिब क्या बन जाएगा? डिपेंड कर रहा है ये मुझसे, इसको मुझसे काम क्या है। इसका मतलब है ये जिंदगी में क्या बन गया? एक्सेप्शन। जो क्लोजिंग नंबर इस नंबर से छोटा है, हम उसको क्या कह रहे हैं? इममटीरियल। अब उस पर हम कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस। आगे लिखे एग्जाम्पल और एक दो लाइनें डाल दें, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा वो एक्सेप्शन क्या है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन और एक दो लाइनें खींच दें आप, ताकि याद रहे कि हमने दोबारा इसको कवर करना है। ठीक है जी, कुछ समझ आया? ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपने जो कुछ लिखा है ना, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। ये जो हमने कवर किया, ये हमने क्या कवर किया है? स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और अब मैं कवर कराता हूं आपको स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। ये पिछले बैच के अंदर डिफरेंट तरह से पढ़ाया था, इस बार समराइज करके आधे पौने घंटे का कंटेंट कम कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है जी, आपकी मोहब्बत में, ताकि आपको चीजें जल्दी समझ आ जाए। जब तक मैं ये बोर्ड पे वाइपर मार रहा हूं, आप जल्दी से रिवाइज कर लें, शाबाश, फटाफट जल्दी से क्विकली। ऐसे पढ़ें कि कल आपका एग्जाम है, हालांकि नहीं है कल आपका एग्जाम। जी हजरात, स्टेप नंबर 1 और 2 कवर करने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। पूरी क्लास फोकस करेगी, जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं आप भी बेटा फोकस करें। कैश एंड बैंक का अमाउंट कितना है? मैं आपसे जो बार बार नंबर दोहरा रहा हूं उसकी लॉजिक है, एग्जाम में पिक करने में आसानी होगी अगर क्लास में रिपीट कर रहे होगे आप। ठीक है ना, इट्स अ स्ट्रेटेजी टू मेक यू पास। कैश एंड बैंक कितना आ रहा है? इन्वेंट्री कितना आ रहा है? ठीक है जी। एसेट कितने आ रहे हैं? ये एग्जांपल कुछ और है, साथ में एग्जांपल चेंज कर दी। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 2020। आप ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 2020, कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक?
और 2019 में कितना आ रहा है? बिल्कुल हाई अलर्ट, ठीक है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस करें यहां पर। चूंकि इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स ये दोनों नंबर्स, चूंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो कि 5 मिलियन है उससे ज्यादा है, लिहाजा ये मटेरियल है। मुझे जुमला पूरा करके दिया कर, लिहाजा ये देयरफॉर अब हम इस पे ऑडिट टेस्टिंग करेंगे। अब हम इस पे ऑडिट टेस्टिंग करेंगे। मैंने वर्ड लिखा, अब हम इस पे ऑडिट टेस्टिंग करेंगे। सर इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है अब हम इस पे कायरो करेंगे। अच्छा, आइजा 500 आ गया। इसका मतलब है सर कायरो से मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर रहे होंगे और हम इस पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कर रहे होंगे, और इन दोनों को करके जो मिलेगा वो होगा ऑडिट एविडेंस। क्लियर? लॉजिक क्लियर? ठीक है जी। अब यहां पर एक और सवाल है जो मैं रेड पेन से बता रहा हूं आपको। क्या हम इन्वेंट्री 100% टेस्ट करेंगे या हम सैंपल बेस पे करेंगे? ये ऑडिटर का एक अपना डिसीजन है। आपको मैच्योर करना ऑडिट के अंदर। रिपीट, क्या हम इन्वेंट्री को 100% वेरीफाई करेंगे या हम वेरीफाई करेंगे ऑन सैंपल बेसिस? ये एक सेपरेट डिसीजन है दैट विल बी टेकन बाय द टीम एज अ होल। एग्जांपल देता हूं, आप ऑडिट कर रहे हैं पैनासोनिक और आपके पास ये कैमरे रखे हुए हैं। अब ये एक कैमरा लेट से 2 लाख रुपए का, 50 कैमरे रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 27 48 49 50 हो गया वेरीफाई। इसका मतलब है यहां पर प्रैक्टिकली 100% टेस्टिंग करना पॉसिबल था। रिपीट करो, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, where there are small number of large value items, where there are small number of large value items, in that case 100% testing practically possible है। in that case P&L में या बैलेंस शीट में अगर तो ऐसा है तो हम कुछ चीजों को 100% वेरीफाई कर सकते हैं। However, please note, we can never express an absolute level of assurance. We can always give what? Reasonable level of assurance on the accounts taken as a whole. कहीं से भी कोई तार शॉर्ट तो नहीं हो रही कि पहले तो ये बताया था अब ये बता लें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हर बात आपस में क्या है? कनेक्टेड है भाई, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, वंस अगेन अ डिसीजन, क्या 100% टेस्टिंग करूं या सैंपल बेस पे करूं? क्या 100% टेस्टिंग करूं या सैंपल बेस पे करूं? ये दोनों डिसीजन जो हैं, ये दोनों डिसीजंस क्या कहा? ये लिए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद आइजा 320 प्लस आइजा 530 सैंपलिंग। ये अकेले का डिसीजन नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि यार नाजमाबाद साइड पर ना बड़े स्टूडेंट्स हैं और अब तो बहरिया टाउन में भी बच्चे आ गए हैं और वहां भी बड़े A-levels का क्राउड है, तो क्यों ना वहां भी केने से कैंपस बनाए। तो मैं वहां गया, मुझे जगह पसंद आई, मैंने टोकन दे दिया और मैंने 5 करोड़ की जगह ले ली। मेरा पार्टनर कह रहा भाई मुझसे तो मशवरा किया होता, तू अकेला जाके चौड़ा होकर फैसला करके आ गया। इन लाइफ वी नीड टू हैव कंसल्टेशन। मुशावरा जरूरी है, उसमें बरकत होती है। We don't make decisions on our own. Few people have the, हाँ मैं बस डिसाइड करो। भाई तू कौन है? PhD है क्या? We all make mistakes. We all make mistakes. So how do we reduce this risk? We consult. इसका मतलब है ये डिसीजन क्या कि 100% टेस्ट करूं, 100% टेस्ट करूं या ये डिसीजन आइजा 320 के अकेले का नहीं है। ये डिसीजन है 320 plus ISA 530. 530 is what? Sampling. And 320 is what? मेरी जान समझ आ रहा है? मेरा बच्चा ग्रो करना मेंटली, आप ठीक है? नोट करें जरा इसको। ये एक बात हुई, स्टेप नंबर 4 बाकी है। 3 और 4 कंबाइन कर दिया मैंने। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने लॉजिक क्या दी कि ऑडिट टेस्टिंग से मतलब क्या है? सिंपल बात, मैं सवाल करता हूं भाई ये दोनों नंबर परफॉर्मेंस से ज्यादा है, मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस पर टेस्टिंग, मतलब हम इस पे कायरो पसे पर्दा या तो क्या कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे?
या दोनों कर रहे होंगे? जो मिल रहा होगा वो क्या होगा? विच मस्ट बी बोथ सफिशिएंट एंड, पहले ये निम्न शाबाश कॉपी करें हजरात। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एरिया कवर करने के बाद अब जरा तमाम निगाहें यहां आ जाए। जो लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक आपने इतना हसीन क्यों बनाया मुझे, यहां भी फोकस करें आप। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 2020 बैलेंस कितना था? 2019 में बैलेंस कितना था? अगर हम गौर से देखें, किससे देखें? गौर से देखें, तो क्या ये दोनों बैलेंस 5 से कम है, ये ज्यादा है? 5 से छोटे हैं, बड़ा है? छोटे है। 1.5 छोटा है, बड़ा है? छोटा है। 3.5 छोटा है, बड़ा है? छोटा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जरा मुझे कोई एक बच्चा निकाल के बताए कि इस के मुकाबले में 3.5 जो हुआ तो कितने परसेंटेज से बढ़ गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये हमारा करंट ईयर है। मुझे कोई एक बच्चा निकाल के बता दे कि क्लोजिंग स्टॉक हैज इंक्रीज बाय एक्स परसेंटेज। कितना आ रहा जी? 1 पॉइंट तकरीबन 150%। परसेंटेज में बताएं जी। 133, 125, कोई 140 जी, 141, 133, 1 बोली लग रही है, निकालो परसेंटेज सही करके। 133, ठीक है जी, आखिरी फैसला आपका। खवातीन को शहादत दे दे अगर, ठीक है, इनकी हटी हुई है भाई। ये कह रही डिस्टर्ब ना करो, चुपचाप पढ़ाओ और कटो, ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे। पिछले साल के मुकाबले में सेल कितने से, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ गया? अब बात समझिएगा। हालांकि ये नंबर जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं, हालांकि ये नंबर परफॉर्मेंस से कम है, लेकिन चूंकि पिछले साल का मुकाबले में जो वेरिएंस है, क्या जो वेरिएंस है वो एबनॉर्मल है, लिहाजा नंबर छोटा होने के बावजूद, इममटीरियल होने के बावजूद, इनसिग्निफिकेंट होने के बावजूद हम क्लाइंट से पूछेंगे भाई ऐसा क्या हुआ है कि ये नंबर इतने से बढ़ गया है। हम क्लाइंट से करेंगे इंक्वायर। कायरो, सी फॉर, ए फॉर, आई में पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, इंक्वायरी। और अगर क्लाइंट ने मुझे इंक्वायरी का जवाब प्रॉपर नहीं दिया और आए बाएं शाएं करने लगा, तो फिर इन दैट केस मैं मजीद प्रोसीजर भी कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ पत्थर पे लकीर नहीं है कि अगर ये नंबर इस नंबर से कम हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि पिछले साल के मुकाबले में वेरिएंस क्या है। अगर वो वेरिएंस सिग्निफिकेंट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंक्वायर। और अगर उसका जवाब रीजनेबल नहीं है तो फिर हम मजीद प्रोसीजर भी कर सकते हैं। अब नोट कर लें शाबाश। अब मैं आपको स्टेप नंबर 3 और 4 डॉक्यूमेंट करा देता हूं ताकि आप घर पे इसको रिवाइज कर लीजिएगा। लिखे जी स्टार्ट। अब ये कहां नोटिंग करेंगे? इस पूरे लेक्चर के बाद लिखें। इन द अबव केस एक्सटर्नल ऑडिटर इज वेरीफाइंग, इन द अबव केस एक्सटर्नल ऑडिटर इज वेरीफाइंग बोथ इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट। मैं स्टेप नंबर 3 और 4 लिखवा रहा हूं मेरा बच्चा। In the above case, external auditor is verifying both inventory and fixed assets. This चल रहा, both inventory and fixed assets as they are material items. 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 Full stop. The auditor will now perform audit testing. जुमला लिखें आगे। The auditor will now perform audit testing on them. The auditor will now perform audit testing on them. The auditor will now perform audit testing on them. The auditor will now perform audit testing on them, which means performing Cairo. Which means performing Cairo. बहुत ही सिंपल लिखवा रहा हूं। Which means performing Cairo. Which means performing Cairo. Which in turn would be performed. Which in turn would be performed by doing test of controls or substantive procedures. Which in turn लिखते जाएं बस। Which in turn would be performed. Which in turn would be performed by doing
either test of controls or substantive procedures or a combination of both, which in turn could be done either by doing test of controls or substantive procedures or a combination of both, which will result in auditor getting sufficient and appropriate audit evidence, which in turn will result in auditor getting sufficient appropriate audit evidence. बोले तो सही, तो शॉर्टकट में लिख लें S.A.A.E. ठीक है जी, ठीक हो गया। साकिब जरा एक बार पढ़ना क्या लिखा हमने, सुन लें जी, क्रॉस चेक कर लें पूरी क्लास। In the above case, external auditor is verifying both inventory and fixed assets as they are material items. एक मिनट, आराम से, दोबारा पढ़, आराम से जी। In the above case, external auditor is verifying both inventory and fixed assets as they are material items. The auditor will now perform audit testing on them, which means performing Chiral, which in turn would be performed by doing either test of control or substantive procedure or combination of both, which will result in auditor getting sufficient and appropriate audit evidence. क्लियर हो गया। अब एक लाइन छोड़ के लेंगे, इसको कवर करता हूं। इन द सेकंड एग्जांपल, इसी स्टेप नंबर 4 में चल रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 और 4 को हम कंबाइंड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन द सेकंड एग्जांपल द क्लोजिंग स्टॉक नंबर, बल्कि यूं लिखें, इन द अबव एग्जांपल the closing number of inventory, यूं करते हैं इसको, in the above example the closing number of inventory या closing stock, closing number ये रहा, the closing number of closing stock is 3.5 million, the closing number of closing stock is 3.5 million, which is lower than performance materiality, 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 and therefore should be treated as immaterial, and therefore should be treated as immaterial, and therefore should be treated as immaterial, and therefore should be treated as immaterial. However, as the number, your closing number has increased by a significant percentage, however, as the number has increased by a significant percentage, however, as the number has increased by a significant percentage as compared to last year, however, as the number has increased by a significant percentage as compared to last year, therefore the auditor will inquire the same from the client. Therefore, the auditor will inquire the same. Therefore, the auditor will inquire the same from the client. Therefore, the auditor will inquire the same from the client. And in case of unreasonable justification, and in case of unreasonable justification, and in the case of unreasonable justification, and in the case of unreasonable justification, and in the case of unreasonable justification, further procedures may be performed. And in the case of unreasonable justification, further procedures may be performed by the external auditor. Further procedures may be performed
by the external auditor. Further procedure may be performed by the external auditor. ठीक हो गया? साकिब जरा रिपीट कर दे मेरा बच्चा। जी हजरात दोबारा सुन लें, क्रॉस चेक कर लें पूरी क्लास जी। In the above example, the closing number. थोड़ा सा लाउड माइक करीब तो। हाँ। In the above example, the closing number of closing stock is 3.5 million, which is lower than performance materiality and therefore should be treated as immaterial. However, as the closing number has increased by significant percentage as compared to the last, therefore the auditor will inquire the same from the client, and in case of unreasonable justification, जहां क्लाइंट का जवाब वैलिड नहीं है, क्लाइंट खुद कंफ्यूज है, हाँ पता नहीं नंबर क्यों मुड़ गया है, और जहां आपका जो भी आप जवाब दे रहे हैं, जो आपका रिस्पॉन्स है, अगर वो रीजनेबल नहीं है, अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? future procedures may be further procedures may be performed by the external auditor. Then in this case further procedures may be performed by the external auditor. हजरात ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट करा दिया स्टेप नंबर 3 और 4। अब आप स्टेप नंबर 1 और 2 और 3 और 4 को रिवाइज करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात स्टेप नंबर 1, 2 और 3, 4 कवर करने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जहां मैं टॉपिक को कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूं। इन्वेंट्री 5.5 5 मिलियन से बड़ा है, टेस्टिंग करेंगे भाई। 7 मिलियन 5 से बड़ा है, टेस्टिंग करेंगे भाई। 8.5 5 से बड़ा है, मटेरियल है, टेस्टिंग करेंगे भाई। 25 मिलियन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से बड़ा है, टेस्टिंग करेंगे भाई, क्योंकि ये चारों आइटम है मटेरियल। कहो मटेरियल और सिग्निफिकेंट। मटेरियल एग्जाम में लिखें, सिग्निफिकेंट लिखें, एक बात है, दोनों चलेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं। एक चीज, जब हमने इन्वेंट्री को वेरीफाई किया अपने कायरों के जरिए, क्या किया? जब हमने इन्वेंट्री को वेरीफाई किया अपने कायरों के जरिए, तो उसमें 1.5 मिलियन की गलतियां निकली। अब वो कॉस्ट और एनआरवी का मसला है, वो इन्वेंट्री राइट ऑफ है, अभी उसकी मैं तफसील में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि 1.5 मिलियन की क्या है, कहो गलतियां, कहो मिसस्टेटमेंट्स। फिक्स्ड एसेट में कितने अमाउंट की गलतियां, इन्वेस्टमेंट में कितने अमाउंट की गलतियां, डेटर्स के अंदर कितने अमाउंट की गलतियां, 1 2 3 4, कितनी गलतियां, कितनी गलतियां, कितना टोटल? ठीक है, इस 14 मिलियन को हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ, पूरी क्लास एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सर एग्रीगेट से मतलब टोटलिंग हो गया, और अनकरेक्टेड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी अकाउंट्स में करेक्ट नहीं हुई है। रिपीट करो, दिस नंबर, दिस 14 मिलियन will always be compared with planning materiality। अच्छा, आप समझ आए कि वो निकाला क्यों था अमाउंट? ये 10 मिलियन निकाल के हमने साइड में पार्क कर दिया था, क्योंकि हमने अल्टीमेटली काम ये करना था कि जब मैं ऑडिट खत्म कर लूंगा, जब तमाम गलतियों का एग्रीगेट सामने आ जाएगा, तो वो कौन सा अमाउंट है, मेरी बात का जवाब, वो कौन सा अमाउंट है, दैट इज मटेरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट टेकन एज ऑल। 10 के 5, रिपीट, वो कौन सा अमाउंट है, दैट इज मटेरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट टेकन एज ऑल। 10 या 5? क्या ये मटेरियल एज अ होल है? तो क्या ये गलतियां एज अ होल है? लाइक वर्सेस लाइक, मैं इस नंबर को परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकता, लिहाजा मैं हमेशा क्या करूंगा, एज अ होल नंबर को एज अ होल से कंपेयर करूंगा। अब मेरी बात का जवाब दें, क्या ये 14 मिलियन, क्या ये 14 मिलियन 10 मिलियन से छोटा है बड़ा है? 10 मिलियन से छोटा है बड़ा है? अब मैं आगे जो बात कर रहा हूं पहले सुन लें, फिर मैं आपको उसको लिखवा दूंगा, डॉक्यूमेंट करवा दूंगा। 14 मिलियन विच इज बेसिकली व्हाट? बोले मुंह से कहें प्लीज। विच विल नाउ बी कंपेयर्ड विद व्हाट? विच इज व्हाट? 10 मिलियन क्या है? अब दो बातें होंगी, क्लाइंट से कहें कि आप इन अकाउंट्स को, इन गलतियों को अकाउंट्स में एडजस्ट करें, या तो एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, या तो रेलेवेंट डेबिट क्रेडिट होंगे या नहीं होंगे, या तो रेलेवेंट डेबिट क्रेडिट होंगे, या अगर क्लाइंट ने एडजस्ट कर दिया, अगर क्लाइंट ने 14 मिलियन को एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब है अब कोई अकाउंट्स में फंड नहीं है। इन दिस केस अगर क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर दिया, तो अब जो ओपिनियन देंगे दैट वुड बी अनमोडिफाइड, जो हमने पहले कवर किया था, अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट। लेकिन अगर क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट नहीं किया,
अभी मैं आगे जाके बताऊंगा अगर क्लाइंट ने पार्शियल एडजस्ट कर दिया, अभी नहीं बता रहा, जब ऑडिट रिपोर्ट कवर करा दूंगा तो फिर बताऊंगा। क्लाइंट ने कहा भाई मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं और मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, अब तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई भाई। ऑडिटर से कह रहा तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, जब मैं 1.5 और 8 को एडजस्ट कर दूंगा तो 14 में से 8 और 1.5 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4.5। अब 4.5 10 से छोटा है बड़ा है? हाँ, अब तुम्हारे थ्रेशोल्ड से अब जो एग्रीगेट है वो कितना हो गया? जब आपने पार्टिसिपेट करें आप, अब एग्रीगेट छोटा हो गया बड़ा हो गया? अब एग्रीगेट बच गया 4.5। अब 4.5 10 से छोटा है बड़ा है? इसका मतलब देखिए एज एन ऑडिटर मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि मैं 1 रुपया भी एडजस्ट करूं। एज ए टीचर मेरी क्या ख्वाहिश है कि आप हर सिलेबस का हर एरिया कवर करें। आपकी ख्वाहिश क्या है? कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखें ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एक मेरी चाहत है और एक आपकी चाहत है। मेरी चाहत क्या है कि आप हर सिलेबस का एस्पेक्ट कवर करें, आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। कुछ ख्वाहिशें अंदर ही अंदर मार के खत्म हो जाती हैं। मेरी एज एन ऑडिटर ये ख्वाहिश है कि आप हर अमाउंट को एडजस्ट करें, लेकिन अगर क्लाइंट ने पार्शियल एडजस्टमेंट कर दी तो अब जो एग्रीगेट बच गया वो 4.5 है। जब उसको 10 से कंपेयर करूंगा तो वो हमारे थ्रेशोल्ड से कम है। इसका मतलब है अगर वो 4.5 10 से कम है, अगर क्लाइंट ने उसको एडजस्ट नहीं किया तो ऑडिट रिपोर्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बात पर रिपोर्ट पर इंपैक्ट नहीं आता। थ्रेशोल्ड भी कोई चीज है, मटीरियलिटी भी कोई चीज है। बेटे ने बाप के बटवे से 500 निकाले, बाप ने उसका सर फाड़ दे घर से बाहर निकाल दिया। यार तू बाप है पजामा है? तू उसको डांट देता, प्यार से समझाता कि बेटा वॉलेट से पैसे नहीं निकालते, चाहिए मुझसे मांग लो। इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द किड्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। बात करने का तरीकेकार होता है। हाँ, उसने पूरा घर ही लूट लिया, अल्लाह माफ करे, बाप पे हाथ उठा दिया, कोई और अल्लाह माफ करे स्लैंग वर्ड इस्तेमाल के लिए, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन यार अगर उसने अनजाने के अंदर अनइंटेंशनल मिस्टेक कर दी है, 500 रुपए निकाल लिए, उसमें आप उसको जायदाद से आग कर दें, पूरा खानदान बुला लें, उसको सरेआम चंबे मार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ज्यादती वाला मामला है ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। इससे बच्चा सुधरेगा नहीं, वो मजीद तबाह हो जाएगा। मोहब्बत से हर जंग जीती जा सकती है। द कंटेंट कैन बी वेरी हार्ड बट द टोन शुड बी वेरी सॉफ्ट। पैगाम सख्त दे, लेकिन जो आपकी जबान है ना, जो गुफ्तगू है, उसकी जो टोन है, अगर वो मध्यम होगी तो आप दुनिया की बहुत सारी जंगें जीत सकते हैं। इट इज हाउ यू प्रेजेंट। तो बात यहां यही हो रही है। क्या बात हो रही थी? बात चली कहां से? थ्रेशोल्ड भी कोई चीज है, मटीरियलिटी भी कोई चीज है। बात पे रिपोर्ट पर इंपैक्ट नहीं आएगा। कम बैक अगेन, बात शुरू कहां से हुई? एग्रीगेट कितना है? अब आप दम तो निकालें, एग्रीगेट कितना है? थ्रेशोल्ड कितना है? थ्रेशोल्ड क्या है? ये प्लानिंग परफॉर्मेंस। चूंकि 14 मिलियन 10 से बड़ा है, लिहाजा 2 बातें होंगी, या तो एडजस्ट होंगी या नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? नो इम्पैक्ट। क्या लिखूं भाई? नो इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। और अगर क्लाइंट ने एडजस्ट नहीं किया, इसका मतलब है वो गलतियां अकाउंट्स में रह गई होंगी। इसका मतलब है अब जो आप अकाउंट सिखा रहे हैं वो ठीक नहीं। इन दिस केस नो के अंदर देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट। रिपोर्ट पर इम्पैक्ट कैसे आएगा वो सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सिंपल क्या लिख दिया मैंने, और अब आप भी कॉपी कर लें। देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश, कॉपी करें, ये भी कॉपी करें, और जो आपको समझ आया वो भी नोट कर लें। शाबाश, अपनी ओन भाषा के अंदर। नो इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट, और हम यहां कह रहे हैं देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने एडजस्ट नहीं किया। और इस एग्जांपल में मैंने भी पार्शियल एडजस्टमेंट की बात नहीं की है। प्लीज नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 5, और अब मैं आपको उसको डॉक्यूमेंट करवाता हूं। जी हजरात, इस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के बाद, जो कि स्टेप नंबर 5 था, जरा इसको डॉक्यूमेंट कर लें। शाबाश हजरात, हम आपको डॉक्यूमेंट करा रहे हैं, मतलब हमसे मतलब मैं आपको डॉक्यूमेंट करवा रहा हूं। स्टेप नंबर 5 लिखें जी। इन द अबव केस
In the above case, 14 million is the aggregate of uncorrected misstatements. जो आप सोच रहे हैं, जो आपके जज्बात हैं, वही हम आपको कलमबंद करवा रहे हैं. In the above case, 14 million is the aggregate of uncorrected misstatement. In the above case, 14 million is the aggregate of uncorrected misstatements, which will now be compared with planning materiality. 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 Full stop. As the aggregate exceeds PM. अब मैं प्लानिंग नहीं कहूंगा, मैं PM कहूंगा. As the aggregate, कौन सा एग्रीगेट? ये वाला एग्रीगेट. As the aggregate exceeds PM, as the aggregate exceeds PM, therefore, as the aggregate exceeds PM, therefore, external auditor will request the client as the aggregate exceeds the PM, therefore, external auditor will request the client to adjust the accounts. As the aggregate exceeds the PM, therefore, external auditor will request the client to adjust the accounts, comma, to adjust the accounts, comma. If the accounts are adjusted, 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 if the accounts are adjusted का मतलब है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है. If the accounts are adjusted, then there will be no impact on the audit report. Then there will be no impact on the audit report. If the accounts are adjusted, then there will be no impact on the audit report. If the accounts are adjusted, then there will be no impact on the audit report. However, if the same are not adjusted, however, if the same are not adjusted, if the same is not adjusted, then there will be an impact. 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 Then there will be an impact on the audit report. Then there will be an impact on the audit report as per ISA 705. Then there will be an impact on the report. Then there will be an impact on the audit report as per ISA 705. एक लाइन छोड़ के लिखें और सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दें और 4-5 लाइनें छोड़ दें. हेडिंग डालें इन द केस ऑफ पार्शियल एडजस्टमेंट, बस ये डाल के छोड़ दें आप. इन द केस ऑफ पार्शियल एडजस्टमेंट, इन द केस ऑफ पार्शियल एडजस्टमेंट, इन द केस ऑफ पार्शियल एडजस्टमेंट और 4-5 लाइनें छोड़ दें. हजरात ये हमने कवर किया स्टेप नंबर 5. अब लिखे स्टेप नंबर 6 और हेडिंग डालें. स्टेप नंबर 6 की हेडिंग डालें. स्टेप नंबर 6 की हेडिंग डालें. लिखें रिलेशनशिप, ताल्लुकात, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ मटेरियलिटी. स्टेप नंबर 6 में हेडिंग डालें रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ मटेरियलिटी. स्टेप नंबर 6 रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ मटेरियलिटी. अब हम हैंडआउट कवर करते हैं और फिर हम आपको कराएंगे स्टेप नंबर 6. लेट्स मूव फॉरवर्ड. जी हजरात, स्टेप नंबर 6 मैंने आपको लिखवा दिया, समझाया नहीं है. हम जरा हैंडआउट पे आते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. जी आगे पढ़ेंगे. हैंडआउट का फर्स्ट पेज हमारे पास है जिसपे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. एग्जाम में सवाल बन जाएगा डिफाइन मटेरियलिटी. क्या बन जाएगा? और आप देखेंगे ये सब कुछ कराने के बाद फिर मैं इसको कवर करा रहा हूं. अगर मैं डायरेक्ट हैंडआउट से कवर करा था आपको समझ ही ना आता. अब आप प्रैक्टिकल चीजें देख चुके हैं. जी आगे पढ़ेंगे. डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. जी स्टार्ट.
Misstatements, including omissions, are considered to be material if they individually or in aggregate. हाँ, if they individually or in the, कहो गलती या गलतियां, गलती या गलतियां, मिसस्टेटमेंट और मिसस्टेटमेंट्स, गलती या गलतियां। कोई एक गलती भी हो सकता है कि 20 मिलियन की होती तो वो मटेरियल होती, या गलतियां तो कोई एक गलती मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट्स, कई मिसस्टेटमेंट्स। बस ठीक है, मजीद ना करें जी। साकिब, could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statement. दोबारा पढ़ लें बगैर कॉमे का ब्रेक लिए, एक फ्लो में चलें। Misstatements, including omissions, are considered to be material if they individually or in the aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statement. ठीक है, और एक और डेफिनेशन। Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users, shareholders and stakeholders taken on the basis of financial statements. हर वो इंफॉर्मेशन जो आप या तो ओमिट कर दें या अकाउंट्स में गलत कर दें जो शेयर होल्डर की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो बात क्या होगी, वो होगी मटीरियल। आगे चलो। Materiality also depends on the size, value of the item or error judged in the particular circumstances. It depends upon professional judgment. यहाँ पे उसने हल्का सा हवाला दिया हुआ, there are two types of materiality: quantitative, qualitative, quantitative, qualitative, quantitative, दो types, planning, performance, quantitative, two types, planning, performance। Judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by the size or nature of a mistake. गलती का अमाउंट कितना है और गलती की नेचर क्या है। अब गलती की नेचर के आगे कवर कराऊंगा कि वो गलती की नेचर किस तरह हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया आपने, फाइनेंस लीज को आपने ऑपरेटिव ट्रीट कर दिया है, या लग रहा है कि यार ये गलती जो है ना वो जानबूझ के की गई है, तो हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट का अमाउंट तो छोटा हो लेकिन बाय नेचर वो गलती बड़ी अहम है। आगे जाकर बताऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। एग्जांपल, परफॉर्मेंस कितना है, सुनो बात, फ्रॉड हुआ है 10 लाख रुपए का, ये कितना 5 मिनट 50 लाख। फ्रॉड कितने का हुआ, 1 मिलियन का। फ्रॉड किया किसने, बीओडी ने किया है। अब मुझे बताएं नंबर वाइज फ्रॉड मटेरियल है, मटेरियल है, लेकिन अगर आप इसको जरा माइक्रोस्कोप से देखें तो फ्रॉड किया किसने। ओ भाई, जब बीओडी 1 मिलियन का फ्रॉड कर सकती है तो उससे बड़ा भी कर सकती है। इसका मतलब है नंबर वाइज तो छोटा है लेकिन क्वालिटेटिवली वो बड़ा अहम है। इसका मतलब है एट टाइम्स अमाउंट मैटर कर रहा होगा और एट टाइम्स गलती की नेचर मैटर कर रही होगी। जी आगे चलें। Explanation: The assessment of what is material is ultimately a matter of the auditor's professional judgment. जी, and is affected by the auditor's perception of the financial information needs of the user and perceived level of risk. रुक जाओ। असेसमेंट ऑफ व्हाट इज मटेरियल, क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल है। एट द एंड ऑफ द डे ये बात किस पर डिपेंड करेगी, इट्स अ मैटर ऑफ द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। या तो पढ़ा था शुरू में बेसिक्स, जजमेंट और स्केप्टिज्म को ऑडिट से निकाल देंगे, फंस जाएंगे, ऑडिट करने का रिस्क बढ़ जाएगा। एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन of the financial needs of users and the perceived level of risk. हो सकता है मैं यूनिलीवर का ऑडिट कर रहा हूं जहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जहां पर क्वालिफाइड लोग हैं, शेल है, हेस्कॉल है, टॉप ब्रांड जो है, जो इस तरह के टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है, आई माइट मिस आउट फ्यू नेम्स, वहां पर हमारा रिस्क हो सकता है कम हो। तो हो सकता है कि मैं गलतियां इग्नोर कर दूंगा, यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने कंट्रोल्स हैं, हो सकता है ये गलती जन्म अनजाने में हो गई होगी, ठीक है। लेकिन एक सेठिया कंपनी में जहां पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं है, जहां पर एसओपीज नहीं है, जहां हमारा ओवरऑल रिस्क क्या है, तो हो सकता है कि वहां छोटी से छोटी गलती को भी फिर आप अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। इसका मतलब है ये चीजें वेरी करेंगी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। आगे चलें। फिर लिखा हुआ है द हायर द, इसको अंडरलाइन करें, ये मैंने अभी नहीं बताया, अंडरलाइन करें जुमले को, द हायर द रिस्क the lower will be the level of materiality। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इसको अंडरलाइन करके छोड़ना, आगे बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट
In assessing materiality, the auditor to consider that a number of errors, each with a small value, may when aggregated आगे may amount to a material misstatement. ठीक हो गया. The assessment of what is material is ultimately a matter of auditor's professional. हाँ, आज मैंने क्लास में कितना पढ़ाना है, क्या मैं 2.5 घंटे पढ़ाऊं, क्या मैं रिपोर्ट स्टार्ट कर दूं, is a matter of my professional judgment. आगे चलें. And is affected by the auditor's perception of the financial information needs of the users of the financial statement. आगे चलो. Performance materiality. अच्छा, अब थोड़ा स्लो पढ़ना. देखो हुआ क्या, मैंने तुमसे क्या कहा, परफॉर्मेंस क्यों निकाला हमने? सर हम बैलेंस शीट P&L में किसको वेरीफाई करें, किसको वेरीफाई ना करें, इसके लिए हमने क्या निकाला है, पढ़ो जरा. When establishing the overall audit strategy as a 300, पढ़ेंगे अभी, कवर होगा. आगे. the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole, which is called what? planning materiality. ठीक है. If in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो P&L का आइटम, account balance, अकाउंट बैलेंस बोले तो बैलेंस शीट का आइटम. कल बात हुई है जब हमने क्या कवर किया था, आइजा 500, पिछले लेक्चर की बात हो रही है. आगे चलें. account balances for which misstatements of लेसर अमाउंट्स then materiality for the financial statements as a whole. जब आपको लग रहा है कि गलतियां इस थ्रेशोल्ड से कम होंगी, तो फिर ये रिस्क होगा कि आप अगर इन नंबर्स को इससे कंपेयर करेंगे तो ये रिस्क है कि गलतियां छोटे अमाउंट की होंगी और ये नंबर बड़ा होगा, लिहाजा सैंपल में कुछ नहीं आएगा. इस रिस्क को कम करने के लिए आपको प्लानिंग भी निकालना है और आपको परफॉर्मेंस ये समझा रहा है. पढ़ो आगे. Unexpected to एक काम करो, दोबारा से पढ़ो. व्हेन एस्टैब्लिशिंग, एक फ्लो में चलो. when establishing the overall audit strategy ISO 300, the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole, called planning materiality. ठीक है. If in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of transaction, account balances for which misstatements of lesser amount than materiality for the financial statement as a whole are expected to influence the user of the financial statement, then external auditor shall also calculate performance materiality. The external auditor will also calculate performance. जबकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में we always calculate performance materiality. हम प्लानिंग भी निकालते हैं, परफॉर्मेंस. आगे चलो, अगला पैरा आसान है, पढ़ो जी. The auditor will set performance materiality which is lower than. भाई जब ये नंबर इसका परसेंटेज होगा तो ये हमेशा लोअर ही होगा. जब परफॉर्मेंस प्लानिंग का परसेंटेज होगा तो वो हमेशा लोअर ही होगा. आगे चलो. Which is lower than materiality for the financial statement as a whole. Performance materiality is defined as the amount less than materiality for the financial statement as a whole. Performance materiality is normally set at a lower level than overall materiality. एक मिनट, प्लानिंग मटेरियलिटी को ओवरऑल मटेरियलिटी भी कहा जाता है. रिपीट करो. कहो प्लानिंग मटेरियलिटी, कहो ओवरऑल मटेरियलिटी. दो नाम हो गए. तीसरा कहो मटेरियलिटी फॉर अकाउंट्स टेकन एज अ होल. सर दोबारा, प्लानिंग मटेरियलिटी, ओवरऑल मटेरियलिटी और मटेरियलिटी फॉर अकाउंट्स टेकन एज अ होल. सर गौर करना पड़ेगा, एक एक जुमले पे गौर करना पड़ेगा. हो सकता है वो इस नाम से ना पूछे, उस नाम से पूछ ले. तो आप यहां से दोबारा पढ़ें जहां लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज नॉर्मली. Performance materiality is normally set at a lower level than overall materiality and is used for testing क्या? individual transactions, account balances, P&L बैलेंस शीट की टेस्टिंग के लिए हमें परफॉर्मेंस निकालना पड़ेगा. आगे चलो. and disclosures as per ISO 320 materiality is often calculated using benchmarks such as 5% of profit before tax or 1% of gross revenue या sales. These are the starting points for the auditor to calculate materiality. Standard ने गाइडलाइन दी हुई कि ए ऑडिटर, अगर तुम पीवीडी को बेस बनाओगे तो 5% ले लो, और अगर तुम पीवीडी छोड़ के सेल्स लोगे, क्योंकि सेल्स बड़ा नंबर है, तो फिर तुम 1% ले लो. ये स्टार्टिंग पॉइंट उसने बताए. ये हमारे इंडस्ट्री एवरेजेस हैं फॉर द ऑडिट फर्म्स कि अगर आप थ्रेशोल्ड निकालना चाहते हैं तो ये हमने आपको गाइडलाइन दी हुई है. हैविंग सेड दिस, आगे जाके बताऊंगा कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये रिस्क को देखते हुए ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं. आगे चलो. Performance materiality or tolerable error is normally 50% of planning materiality. ठीक है. फिर आगे हमारे पास क्या आ रहा है? हेडिंग बेंचमार्क्स. क्या लिखेंगे इसके अंदर? लिखें खुद से.
बेंचमार्क को वेरिएबल भी कहा जाता है, ऐसा बेंचमार्क को वेरिएबल भी कहा जाता है, हाँ या ना? अब यहां पर आप 4-5 एग्जांपल लिख लें, आपको बता चुका हूं मैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लो, सेल्स लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो, टोटल एसेट लिख लो, टोटल एक्सपेंसेस लिख लो, जो लिखना है लिख लो और लिख लो। These are various examples of benchmarks. रिपीट करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल एक्सपेंसेस, ये सब वेरिएबल्स या बेंचमार्क्स हो सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली कौन सा लेते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक हो, आगे चलो। बेसिक एग्जांपल फॉर ऑडिट। ठीक है, हमने लिया, सपोज करें पीएम, हमने लिया 0.5% ऑफ लेट्स से सेल्स या रेवेन्यू, दिस इज पीएम, और से मटेरियलिटी फॉर अकाउंट्स टेकन एज अ होल, कितना आ गया? 5 लाख। आगे चलो, ये मैंने एग्जांपल एक और यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया, पढ़ो। फॉर टेस्टिंग पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, पीएनएल के आइटम्स, अकाउंट बैलेंस शीट के आइटम्स, we further calculate tolerable error performance material। परफॉर्मेंस को हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फॉर्म्स में कहते हैं टी, क्या? टॉलरेबल एरर। आगे चलो, which is normally 50% of planning। तो अगर मेरा प्लानिंग 5 लाख है तो मेरा परफॉर्मेंस कितना होगा? 2.5 लाख, 50% हो गया ना। अच्छा, अब देखो डेटर्स की अमाउंट कितनी आ रही? 6.5 लाख। तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना है? 2.5 लाख। 6.5 लाख 2.5 लाख से छोटा है बड़ा है? बड़ा है। लिखा हुआ एक्सीड्स टी विल बी टेस्टेड। आगे डैश में लेंगे, इट इज मटेरियल। इन्वेंट्री 1.5 लाख, 2.5 लाख से छोटा है बड़ा है? छोटा है। विल नॉट बी टेस्टेड, आगे क्या लिखूं? इज इमटेरियल। ये मैंने आपके लिए बेसिक एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। 6.5 लाख को अगर मैं 2.5 लाख से कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा? हम कह रहे हैं टी से छोटा है, परफॉर्मेंस से डेटर्स के केस में 6.5 लाख 2.5 लाख से बड़ा है, विल बी टेस्टेड, क्यों? इट इज मटेरियल। जबकि इन्वेंट्री 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से छोटा है बड़ा है? छोटा है। अब हम क्या कह रहे हैं? विल नॉट बी टेस्टेड, क्यों? इट इज इमटेरियल। आगे चलो, इंपॉर्टेंट। However, note that अब ये वो एग्जांपल आ रही क्लोजिंग स्टॉक वाली, जिसमें 133% से क्या हुआ था? देखो मैंने कैसे कवर किया, पढ़ो। इंपॉर्टेंट। However, note that even if an item is below performance materiality, auditor may still perform audit procedures by performing analytical procedures, thus inquiry from the audit client. However, note that even if an item is below performance materiality, auditor may still perform procedures by performing AP plus inquiry from the audit client. Remember, आगे चलो। The levels of materiality may be revised during the course of the audit, and this may result in further audit procedures either being performed। ये मैं आगे कवर करूंगा सर। अगर हमने ऑडिट के स्टार्ट में कोई थ्रेशोल्ड निकाला है, सपोज करें आपने लिया पीवीटी का 5%, सर साजिद तो क्या ये पॉसिबल है कि 1.5 महीने बाद ऑडिट जब स्टार्ट हुआ तो क्या हम रिस्क को देखते हुए परसेंटेज को कम ज्यादा कर सकते हैं? यस। इसका मतलब है जो थ्रेशोल्ड शुरू में निकाला है वो पत्थर पे लकीर। इसका मतलब है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क योर थ्रेशोल्ड माइट इंक्रीज और इट माइट डिक्रीज, टू बी डिस्कस। ठीक है जी। अगली हेडिंग आ रही है रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ मॉडलिटी। इसको फिलहाल हम पार्क कर देंगे, आगे चलें और आज का आखिरी हेडिंग कवर कर लें जी, चॉइस ऑफ बेंचमार्क या वेरिएबल। इस पर मैंने वजाहत पहले भी की थी, मैं दोबारा कर देता हूं। एक ऐसी कंपनी है दैट इज एसेट बेस्ड, उसके मार्जिन बहुत कम है और समझे प्रॉफिट ना होने के बराबर है, लेकिन जो उसकी मसल्स है ना वो उसके एसेट्स है। सपोज करें आपका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, आपका प्रॉफिट तो बहुत कम है, ना होने के बराबर, लेकिन आपकी बैलेंस शीट बड़ी तगड़ी है क्योंकि आपके पास फिक्स एसेट बहुत सारे हैं, आप माल सप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि अगर मुझे उसकी मसल्स देखनी हो, कंपनी की बात हो रही है, तो हो सकता है कि फिर वहां पर प्रॉफिट शायद रेलेवेंट वेरिएबल ना हो, फिर मैं क्या लूंगा? फिक्स एसेट्स। एक फैमिली जॉइंट फैमिली में रहती है, 3 भाई हैं, एक बाइक पे आता है, एक ऑल्टो में आ रहा है और एक और उससे फटी हुई गाड़ी में आ रहा है। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो यार दिस फैमिलीज फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन उन तीनों में इतनी मोहब्बत है कि यार क्या आइडियल फैमिली है। वी डोंट गेट पीपल ऑन द कार एंड ऑन द ड्रेसिंग एंड ऑन द वॉचेस एंड ऑन मॉनेटरी टर्म्स। लोगों को जज करना सीखें, लोगों का अखलाक देखें, लोगों का हुस्न सुलूक देखें, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें। अगर आपका चेहरा बहुत टफ है, आप हर वक्त लगता है गुस्से में, आप कोशिश करें पोलाइटनेस लेके आए, तो सो दैट पीपल हैंडल यू विद केयर। यहां वही बात हो रही है कि हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन जो उसकी मसल्स हैं वो प्रॉफिट नहीं है,
वो उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं। एक बात। दूसरी एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए कभी बनी नहीं, तो उसका ऑडिट नहीं होगा, होगा ना, तो फिर वेरिएबल या बेंचमार्क प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आप उसके एक्सपेंसेस ले लें। दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल, एक कंपनी न्यूली स्टैब्लिश्ड है, a newly established company will never be in profits। 2-3 साल लगते हैं किसी भी कारोबार को सेटल होने में, 2-3 साल लगते हैं। इलावा वो फूड बिजनेस है, कराची में चलेगा भाई, चाय का ढाबा खोल लें, ओहो ऐसा दौड़ेगा, अल्लाह माफ करे, है जी। हमें क्या चाहिए हर वक्त? चाय। हो सकता है एक ऐसा बिजनेस है जो 6 महीने में प्रॉफिट में आ जाए, और हो सकता है एक ऐसा बिजनेस है जो 2-3 साल में भी प्रॉफिट में नहीं आ रहा, अभी वो लॉसेस में, तो क्या उसका ऑडिट नहीं होगा? होगा। इन दैट केस फिर वेरिएबल 1 सेकेंड प्रॉफिट नहीं होगा, फिर वो क्या होगा? फिर दैट कुड बी मे बी एक्सपेंसेस और दैट कुड बी मे बी टर्नओवर। जी अब पढ़ें, चॉइस ऑफ बेंचमार्क स्लैश वेरिएबल पढ़ें। It is a matter of professional judgment for the external auditor to decide the benchmark. Following factors are considered when identifying an appropriate benchmark. Nature of entity, for example, एक मिनट, बहुत तेज पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ो स्लो। जो बच्चे LMS पे देखेंगे वो आपकी वॉइस फॉलो नहीं कर पाएंगे। जी दोबारा पढ़ें। इट्स अ मैटर ऑफ, it is a matter of professional judgment for the external auditor to decide the benchmark. Following factors are considered when identifying an appropriate benchmark। पहला, nature of entity, एग्जाम्पल, if profit oriented, materiality will be based on net profit। ठीक है। Not for profit, materiality will be based on total assets। ठीक है, आगे चलो। Which items are focused by shareholders? For बैंक्स के केस में, user focus, एक मिनट, बैंक्स के केस में बैंक इज गेज्ड बाय डिपॉजिट्स। मीजान बैंक कह रहा है हमारे पास जो कस्टमर के डिपॉजिट है ना वो 15 अरब के हैं, फैसल बैंक है 15 अरब, ओ भाई हमारे डिपॉजिट तो 30 अरब के हैं। दोनों में से जिसके डिपॉजिट ज्यादा है हो सकता है उसका प्रॉफिट कम हो, लेकिन उसकी मसल्स क्या है? डिपॉजिट्स के। लोग वहां पर पैसा रखवाना चाहते हैं, पीपल ट्रस्ट दैट बैंक। तो हो सकता है वो कह रहे हैं इन द केस ऑफ बैंक्स, यूजर्स तुम और मैं, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, फोकस ऑन टोटल एसेट्स, अदरवाइज इट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरिएबल या बेंचमार्क वेरी कर सकता है। और आखिर में क्या आ रहा है? आखिर वाला पॉइंट मैं जरा स्पीड में निकालूंगा, फिर तफसील बाद में आएगी। वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, ये मैं बाद में कवर करूंगा। इधर देखें जरा, प्रॉफिट ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, खतरनाक हो जाएगा। एक अच्छी स्टेबल कंपनी में प्रॉफिट हर साल यूं यूं चलता है या यूं चल रहा होता है? इट इज नॉर्मली अ ग्रोइंग ट्रेंड। तो अगर एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये हिंट दे रहा हूं, आगे तफसील आएगी, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आगे तफसील आएगी। एक कंपनी का प्रॉफिट यूं चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं उस पर, उस नंबर पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। एक क्लास में आ रहा है, एक क्लास में नहीं आ रहा है, एक क्लास में आ रहा है फिर पूरा हफ्ता गायब हो गया। मैं ऐसे स्टूडेंट पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक दिन 4 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन आधा घंटा पढ़ा, फिर एक हफ्ता पाकिस्तान टूर पे चला गया। अबे तू इंसान है क्या है? ये रोजाना 2 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ता है, कौन बेहतर होगा? ये बच्चा। कंसिस्टेंसी इन लाइफ, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। मामलात में भी, ताल्लुकात में भी, पढ़ाई में भी देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। समझाऊंगा भी और कुछ अहम पैगाम भी दूंगा लेक्चर के बहाने से। तो अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंट है तो वो वेरिएबल ठीक है, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल से ऑडिट कर रहे हैं, प्रॉफिट यूं गया फिर यूं आया, फिर यूं गया फिर यूं आया, मैथमेटिकली बताऊंगा अब ये वेरिएबल ट्रस्ट वर्दी, तो फिर उस केस में हो सकता है कि अगर हमने पिछले साल ऑडिट किया था और हमारा वेरिएबल प्रॉफिट था, लेकिन ईयर 5 के अंदर प्रॉफिट इतना ज्यादा जना वो डिक्लाइन की तरफ है कि अब ये नंबर ठीक नहीं लग रहा, तो हो सकता है कि मैं ईयर 5 में फिर वेरिएबल प्रॉफिट ना लूं। सर क्या हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं? यस, पढ़ लो, तफसील बाद में आएगी। Volatility of benchmark variable स्लैश वेरिएबल, द लेस वोलेटाइल, हाँ, जितना वेरिएबल लेस वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा वो रिलायबल होगा। अगली हेडिंग आ रही है चॉइस ऑफ परसेंटेज, इसको हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज आइजा 320 का लेक्चर 1 था, आधे पौने घंटे का कंटेंट बाकी है, सिर्फ अगली हेडिंग में पढ़ के आगे निकाल देता हूं। टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी, वी हैव 2 टाइप्स, एक है क्वांटिटेटिव
और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में दो टाइप्स, प्लानिंग और परफॉर्मेंस। हजरात, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑन आइजा 320 लेक्चर 1। जाते जाते लेक्चर क्लोज करने से पहले जस्ट अ क्विक रिकैप। कहो मटीरियलिटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव दो टाइप्स, प्लानिंग, परफॉर्मेंस। प्लानिंग, परफॉर्मेंस। कहो प्लानिंग, ये वो अमाउंट है दैट इज मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट टेकन एज अ, कहो प्लानिंग मटीरियलिटी इज इक्वल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय एनएक्स परसेंटेज। पहले प्लानिंग निकालेंगे फिर परफॉर्मेंस निकालेंगे। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज अ परसेंटेज ऑफ, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज अ परसेंटेज ऑफ प्लानिंग मटीरियलिटी। नॉर्मली प्लानिंग मटीरियलिटी पीबीटी का 5% लिया जाता है नॉर्मली, एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज 50% ऑफ प्लानिंग मटीरियलिटी। इसको रिवाइज करेंगे, विल मूव फॉरवर्ड।